हम बात कर रहे हैं आखिरी मरहले की जंग जारी है और मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है और बहुत अच्छी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। घनेंद्र जी, कांग्रेस को फंसाने के लिए अगर हम बात करें तो दो ही बयान काफी है, हुआ तो हुआ और मणिशंकर अय्यर वाला, जो कि 7वें मरहले से पहले जो है खुल करके सामने आ गए, बल्कि 6वें मरहले के दौरान जब दिल्ली में इंतखाब थे तभी आ गया था हुआ सो हुआ वाला सैम पित्रोदा का। और पंजाब में भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। कांग्रेस कैसे कहीं ना कहीं अपने आप को बचाएगी, बचने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी ने खेल करा दिया है। वो बयान को बार बार याद करा रही है और मणिशंकर अय्यर का मामला भी निकल कर आया है, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो उत्तर प्रदेश में कारगर साबित होगा और उन सीटों पर जहां पर ओबीसी की तादाद ज्यादा है उसको बार बार लोगों के सामने लाया जा रहा है। कैसे देखें, फंसा लिया आप लोगों को? इमरान जी, दोनों अगर बयानों की अगर आप बात करोगे तो ऑलरेडी कांग्रेस प्रेसिडेंट इस पे अपनी बात कह चुके हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बाकायदा पब्लिक रैली में कहा कि सैम पित्रोदा जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था और उनको माफी मांगनी चाहिए और सैम पित्रोदा जी ने माफी मांगी। दूसरी बात, मणिशंकर अय्यर साहब ने जब ये बयान दिया तो आपको ध्यान होगा और दर्शकों को भी ध्यान है कि कांग्रेस पार्टी ने उन पर कार्रवाई करी, उन्हें पार्टी से सस्पेंड ले भी लिया था सर, संजय घरेंद्र जी ले भी लिया था। मैं वही ले भी लिया। तो अब बीजेपी क्या मुद्दा बना रही है कि ये वही शख्स है जिसे कांग्रेस ने निकाला फिर ले लिया, मतलब इत्तेफाक रखती है उनकी बातों से और आज भी वो इसके लिए सॉरी नहीं है। इमरान जी, इस देश में मुद्दा आज की डेट में है कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। इस देश के नौजवान बगैर रोजगार के घूम रहे हैं और इस देश का नौजवान जब पढ़ लिख जाता है, जो सरकार से कहता है कि मुझे रोजगार चाहिए, तो सरकार कहती है कि पकौड़े बेचो। ये भी देश ने देखा है। ये बहुत मासूमियत की बात हो गई सर। आप जानते नहीं है चुनाव कैसे होते हैं, कैसे पोलराइज किया जाता है। वेस्ट बंगाल का असर आप भी जानते हैं घरेंद्र जी, उन सारी सीटों पर हो रहा होगा। वेस्ट बंगाल का असर उन सारी सीटों पर हो रहा होगा सर। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरे देश में हो रहा होगा। इमरान जी, इस 2000 ये भी एक सच्चाई है। इमरान जी, इस 2019 के चुनाव को आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में मत लगाओ कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लाना है और दूसरी को हटाना है, या किसी एक व्यक्ति विशेष को हटाना है दूसरे को लाना है। ये चुनाव देश के 130 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि इस देश के 130 करोड़ लोगों को धोखा देने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने करा है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के 130 करोड़ लोगों के गुनाहगार हैं। इस देश के 130 करोड़ लोगों की पंजाब में हुआ तो हुआ बयान ने काम कर दिया है। बीजेपी लोगों तक ये बैठाने में कामयाब रही कि कांग्रेस को आज भी पश्चाताप नहीं है। इस देश के वोटर्स के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस देश में रोजगार नौजवानों को मिलना चाहिए। देश के किसानों की, जो हमने नहीं, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उसकी फसल की लागत का 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए। इस देश के गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। इस देश के गरीब आदमी के सर पे छत होनी चाहिए। इस देश की महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस देश की अर्थव्यवस्था सुधरनी चाहिए। इस देश में महंगाई कम होनी चाहिए। ये तमाम मुद्दे महंगाई तो इस बार मुद्दा ही नहीं है। आप लोग खुद नहीं बना पाएंगे जी, क्या बात कर रहे हैं? इतना बड़ा विपक्ष है, महंगाई कहाँ मुद्दा बनी? महंगाई कहाँ मुद्दा बनी? इसका मतलब महंगाई नहीं है घरेंद्र जी। नहीं, मुद्दा है ना, मुद्दा इसलिए है तो विपक्ष की नाकामी है विवेक जी, विपक्ष की नाकामी है सारे के सारे। सर इसका मतलब नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी जैसा चाहती है वैसा आप लोगों को चलाती है। मुद्दे वो दे रहे हैं आप लोग। मुद्दा है, कोशिश की है उन्होंने। आप इसे जवाब लेने आ रहे हैं। नीतू जी आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ। महंगाई उन लोगों के लिए मुद्दा है जिन माँ बहनों ने 200 रुपए किलो अरहर की दाल खरीदी थी। ये नीतू डवास के लिए नहीं हो सकता, लेकिन इस देश की उन गरीब माँ बहनों के लिए मुद्दा है जिन्होंने 200 रुपए को मुद्दा बनाने में कामयाब हुई है नहीं। उन लोगों के लिए मुद्दा है जिसने 95 रुपए लीटर डीजल अपनी कार में डलवाया था। इस देश के उन गरीब लोगों के लिए मुद्दा है जिस किसान ने अपने ट्रैक्टर में 95 रुपए लीटर डीजल। ठीक है नीतू जी, जवाब दीजिए। जी आपने अपनी बात रख दी, साइकिल में ठीक है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाया। ठीक है, आपके मेरे लिए नहीं हो सकता, ठीक है, नीतू डवास के लिए नहीं हो सकता। अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए विवेक जी के पास और बाकी लोग। लेकिन देश के आम आदमी का मुद्दा है। ठीक है सर, ठीक है, चलो नीतू जी जवाब दीजिए। महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए अगर ये मुद्दे हैं तो कांग्रेस ने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए चुनाव में? क्यों नहीं आपने अपनी ये रैलियों में बातें की? खैर कोई बात नहीं, कांग्रेस की मानसिकता है वो लोगों के मुद्दे उठा नहीं सकती। ये साफ तौर पर आपके नेताओं के जो भी भाषणबाजी होती है उससे स्पष्ट होने लगता है। जब मुद्दों की बात होती है आप भागना शुरू कर देते हैं। बीजेपी के पास हिंदू राष्ट्र के अलावा मुद्दा है ही नहीं। हमारे पास डेवलपमेंट में आप फेल हो चुके हो। अनएम्प्लॉयमेंट 16% के ऊपर है। मुद्दे हैं,
कहां पर है? आज तक कांग्रेस इस ने नोएडा सोचा के भी अंदर नहीं कि एमबीए की देश फीस में 10 हर लाख एक के ऊपर जा व्यक्ति रही का है। अकाउंट खुलना चाहिए। एक एमबीबीएस बनाने के लिए 60 लाख से 1 करोड़ पैसे कैसे भेजेंगे? कौन सा डेवलपमेंट की आज बात तक आप कर रहे कांग्रेस ने हैं? ये नहीं सोचा। जाकर आप देखिए अमेठी का हाल, मैं खुद वहां पर चुनाव अरे प्रचार आप करने गई एम्प्लॉयमेंट थी। की बात करिए, वही स्थिति, आप एजुकेशन लोग की फीस की वहां बात पर करिए, बिना चप्पलों के आप रहते सिर्फ हैं। हिंदू वर्सेस आप मुसलमान जाकर करते हैं। देखिए, जिस कांग्रेस ने हिंदू राष्ट्र के अलावा आपके पास कोई तथ्य नहीं हिंदू है। राष्ट्र का कोई बीजेपी का मुद्दा नहीं। यही इनका मुद्दा है। घोषणा पत्र में है। यही इनका मुद्दा है। आज भी हम यही क्या कहना है, चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बीजेपी का मुद्दा है। पैसा दे देंगे, वो मानसिकता बताती है कि लोगों को लाचार बनाना आप तो लोगों की आप बोलिए मानसिकता कि है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। आप बोलिए नीतू जी, बिल्कुल इंडिया है। इज ए सेकुलर कब कहा है? कंट्री। जी क्या आप बात कर बोलिए रहे हैं? हिंदू क्या राष्ट्र बात गलत कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट है। देश एक आप बोलिए हिंदू राष्ट्र गलत कॉन्सेप्ट है। आपकी विवेक सोच जी, है। क्या आप बोलिए हिंदू राष्ट्र गलत कॉन्सेप्ट है। आप बोलिए, आप आरएसएस बोलिए हिंदू राष्ट्र गलत है। आप आरएसएस के एजेंडे अरे ये नहीं बोलेंगे। आप इनसे बुलवाइए कि हिंदू राष्ट्र गलत कॉन्सेप्ट है, भारत सेकुलर देश है। आप बोलिए, आप नहीं बोलेंगे। आप लोग वोट से वादी हैं। हैं उनके खिलाफ एक उठ जाओ। आप आज खुद तक के जो है गलत मुद्दे उनको बता रहे हैं। आप बोलिए कि हिंदू राष्ट्र गलत कॉन्सेप्ट है। बोलिए आप। कांग्रेस आप नहीं बोलेंगे। आप मुद्दों पर बात कीजिए। अरे मुद्दों पे ही बात करिए। ये मुद्दा बीजेपी का है ही डेवलपमेंट इज नॉट अ नहीं। मुद्दा बीजेपी बोल रहे का आपने हैं। घोषणा ये पत्र में डेवलपमेंट लिखा है की बात नहीं करते, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते, फीस की बात नहीं करते। तो लीजिए। एक डॉक्टर को, एक मिनट सुनिए, एक डॉक्टर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए इस देश में। क्या किया है नरेंद्र मोदी ने? एमबीए की फीस बताइए नोएडा में, इंजीनियरिंग की फीस बताइए नोएडा में। आप एजुकेशन पे बात करिए, आप एम्प्लॉयमेंट पे बात करिए। इस देश की संस्कृति आपके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। करना ही आप लोगों की सोच रहती है। चलिए मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, क्या ऐसा हुआ है क्या कि जो अहम मुद्दे थे उसको भी विपक्ष बनाने में कामयाब नहीं हो पाया, या बीजेपी पर ये इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी ने दूसरे मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा, मुख्य मुद्दों को जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे, आवाम से जुड़े हुए मुद्दे थे, उसको छोड़ दिया? कैसा है क्या इन इंतखाबात में पूरे दौरों की अगर हम बात करें तो? देखिए, ऐसा है कि चुनाव में ये हमेशा होता है कि जो पक्ष की सरकार होती है, जो सरकार होती है, वो एक नैरेटिव सेट करती है। अब प्रतिपक्ष की भूमिका ये होती है, जो अपोजिशन में होते हैं, कि कैसे उस नैरेटिव से बाहर निकला जाए। स्पष्ट रूप से मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि आप उठाकर देख लीजिए इस पूरे चुनाव का ए से ए टू जेड आप एनालिसिस कर लीजिए। अगर मुद्दे नहीं उठाए भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार ने, तो प्रतिपक्ष को मुद्दे लाने चाहिए थे। आप जरा देखिए, जो सरकार है वो अपने भाषण में प्रतिपक्ष के बारे में ही बोल रही है, और जो प्रतिपक्ष है वो अपने पूरे भाषण के दौरान व्यक्ति का ही नाम ले रहा है। तो ये राजनीति कहीं ना व्यक्ति कहीं का नाम तो आप भी ले रहे हैं। विवेक जी, व्यक्ति का नाम तो आप भी ले रहे हैं साहब। आपका एम्प्लॉयमेंट की बात करिए ना, 16% अनएम्प्लॉयमेंट है। यही तो बात समस्या करिए है उसकी। वो दोनों की बात कर रहे हैं सर, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, वो बीजेपी से नहीं है, दोनों की बात कर रहे हैं। पार्टी के साथ आपकी एलिगेंस हो सकती है, मेरी किसी भी पार्टी व्यक्ति तो आप न्यूट्रली बोलिए कि 16% अनएम्प्लॉयमेंट, ये बताइए नरेंद्र मोदी फेल हुए। आप बोलिए फिर, अगर आप न्यूट्रल है, 16% अनएम्प्लॉयमेंट, नरेंद्र मोदी फेल हुए। आप बोलिए, ये एक डॉक्टर को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया लगता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, नरेंद्र मोदी फेल हुए। आप बोलिए, एमबीए की फीस ज्यादा है, नरेंद्र मोदी फेल हुए। बोलिए विवेक जी, तो कभी कभी तो मुझे लगता है ये खींच वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से आधारहीन हो जाने की भी है। आज पूरा वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने अगर देखें तो वो फाइट में है ममता बनर्जी के। इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना कैडर खड़ा कर लिया, मतलब जिनको 35-35 और 40-40 बीजेपी फ्रस्ट्रेटेड है, ये फ्रस्ट्रेशन है, मुझे लग रहा है लेफ्ट का। ये फ्रस्ट्रेशन तो मुझे लेफ्ट का लग रहा है। बीजेपी का है, उत्तर प्रदेश में 0 हो जाएंगे। वेस्ट बंगाल में आप उत्तर प्रदेश छोड़िए ना, विवेक जी, वेस्ट बंगाल में लेफ्ट कहाँ पीछे हो रहा है? आज देखिए, आज लेफ्ट और कांग्रेस कहाँ है? वेस्ट बंगाल में कहाँ है लेफ्ट और कांग्रेस, ये बताइए। 5% के आसपास पहुंच जाती है। ममता बनर्जी जी की ये पूरे कोशिश है कि ये 45% वोट उनसे ना छिटकने पाए, नहीं तो ये सीपीआई या कांग्रेस में चला जाएगा। ममता बनर्जी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट 45% वोट, रेस्ट 55% वोट बीजेपी इज फाइटिंग टू कैप्चर 1। वहां की राजनीति ये है, सिर्फ और सिर्फ ये इस बात की राजनीति है, क्योंकि पंचायत बीजेपी वाले तो यहाँ पर जरूरी है, मुद्दे की बातें हैं। जरूरी है तो होने दीजिए ना, आप मुकाबले में नहीं आ रहे ना, आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ममता बनर्जी मुकाबला कर रही है, ममता बनर्जी मुकाबला कर रही है।
उठाया, मैं मुद्दे उठाने संजय चाहिए जी थे। कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको सरकार को घेरना चाहिए था, आपको सरकार से सवाल करना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने एक व्यक्ति विशेष के प्रति पूरे चुनाव को केंद्रित कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी है, विवेक जी, मेरे एजुकेशन में बात करी है, आप नहीं बोल पाए। विवेक जी, आप बोलिए मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप बोलिए अनएम्प्लॉयमेंट आप सरकार से सवाल का पूछिए। जवाब दे दीजिए। मैं एक प्रश्न का उत्तर आप ये दीजिए कि किस संविधान, किस संस्कृति की परंपरा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को एक दूसरे लोग गाली दे? क्या आप बताइए, आप मुझे क्या बताइए, हुआ? आप बताइए, आप छोड़ दीजिए RBI में क्या हुआ? ये कौन सा असिस्टेंट कल्चर आप डायरेक्टर डेवलप करना, ये कौन सा CBI कल्चर का डेवलप करना चाहते हैं? राजनीतिकरण किसने किया? कौन सा कल्चर बीजेपी ने डेवलप किया? करना चाहते हैं? क्या आप आने बताइए, वाली जनरेशन किस तरह से को क्या ब्यूरोक्रेसी देना को चाहते हैं? बीजेपी ने मिसयूज किया? टू क्या द आप कमिंग बताइए? जनरेशन दैट सी उर्जित पटेल ने resign किया, फॉलो। ठीक है, चलिए एक और वक्फा मुझे लेना पड़ रहा है। बहुत गर्मा गर्म बहस, बहुत अच्छा पैनल और बहुत गर्मा गर्म बहस। ठीक है, ठीक है प्रोफेसर विशाल शह मिश्रा जी, एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर और लेता हूँ, फिर मैं शुरुआत करूंगा तो संजय के चड्डा साहब के पास आऊंगा। संजय जी को इस बार मौका नहीं मिल पाया, गर्मा गर्म बहस हो गई, सियासी बातें हैं और आखिरी दौर है, जोश बहुत है। 23 तारीख का सबको इंतजार है, इंशाल्लाह आज ही के दिन, जुमेरात के दिन जो है 23 तारीख को, आज अभी तक क्लियर हो जाएगा मामला। वीरवार जिसको कहते हैं, जुमेरात जिसको कहते हैं, गुरुवार जिसको कहते हैं, तो आज सब क्लियर हो जाएगा। इससे पहले की ताकत है, अच्छी बात है और सभी लगा रहे हैं, सियासी जमातें लगी हुई हैं। एक छोटा सा वक्फा।
मुद्दों को ठीक तरह से उठा नहीं पाया, ये सत्ता पक्ष का इल्जाम है। और विपक्ष का इल्जाम है कि व्यक्ति केंद्रित आपने करने की कोशिश की, आप मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते, आप व्यक्तियों पर तंज करते हो, उनके नाम ले लेकर के चुनाव को अपने ढंग से चला रहे हो, चाहे वो नामदार की बात हो, चाहे एक फैमिली को निशाना बनाने की बात हो। जबकि सत्ता पक्ष कहता है कि फिर तो आपने भी एक व्यक्ति को निशाना बना करके पूरा चुनाव उस पर केंद्रित कर रखा है। मेरे साथ संजय के चड्डा साहब हैं। असलियत क्या है, अब हम तो 7वें मरहले में आ गए हैं और इसमें भी वही चीजें हो रही हैं, कुछ हटके तो हो रहा है और इसमें तो कुछ ज्यादा हो रही है। यहां तो सीधे व्यक्ति केंद्रित हो रहा है, सब एक दूसरे पर। वजीर आजम के आप रैलियों में देखिए, वो भी अपने ढंग से इल्जाम लगा रहे हैं व्यक्तियों के नाम ले लेकर, और बाकी जगह भी सीधा उन्हीं को चैलेंज किया जा रहा है नाम ले लेकर। देखिए जो आइडियल सिचुएशन, और शब्दों की मर्यादा भी गई, बहुत बिल्कुल एकदम, ये बड़ी अफसोस की बात है, मेरा मानना है। मैं ये कहना चाहूंगा द आइडियल सिचुएशन जो है वो ये है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था और उसको बताना चाहिए था कि ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, ये हमने करके दिखाया है पिछले 5 साल में, ये हमने वादे किए थे और ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको उस रिपोर्ट कार्ड पे तरतीबवार बताना चाहिए कि देखिए आपने ये नहीं किया, देखिए आपने ये नहीं किया, ये आपकी डेफिशिएंसीज हैं, ये कमियां आपने रखी हैं और इनका क्या जवाब है। ये एक आइडियल सिचुएशन वही होता है। और उससे पहले दुर्योधन की बात आ जाती है, प्रियंका गांधी कह देती हैं, तो या फिर मणिशंकर अय्यर प्रकट होते हैं, या फिर सैम पित्रोदा जैसी बातें आ जाती हैं। तो ये भी तो एक सच्चाई है। इमरान साहब, मुद्दों से हटके दूसरे मुद्दे क्या विपक्ष नहीं बना रहा है? प्रज्ञा भी प्रकट होती है, ये भी बोल रही है। नहीं, हाँ, ये भी सच्चाई। प्रज्ञा भी प्रकट हुई है, कैलाश विजयवर्गीय के बयान आपने साक्षी महाराज भी प्रकट हुए, साक्षी महाराज के नहीं सुने। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मायावती कहती हैं कि जो गाली खाने वाले काम करेगा उसको तो गाली पड़नी ही चाहिए। लेकिन इस तरह की बातें होने जा रही हैं। आज हमको ये बात सोचनी पड़ेगी, आज एक चिंतन करना पड़ेगा, हमको मनन करना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं भाई, किस तरफ। ये सब पार्टियों को देखना पड़ेगा। मैं इसके लिए एक पार्टी को इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा हूं, लेकिन ये समय की आज आवाज है कि आप सोचिए कि आप किधर जा रहे हैं। हमारा क्या बहुत जरूरी है, ये बहुत अहम है। डेमोक्रेसी, लेकिन संजय जी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इन सब बातों पे सामने से सर तालियां बजती हैं, इन सब बातों पर सामने से ताली बजती है, इसलिए शायद लीडरान को ये लग रहा है कि आवाम भी ऐसा सुनना चाहती है। इमरान जी, ये भी एक सच्चाई, कष्ट होता है मुझे। गालियां भी जब दी जा रही थी तो तालियां बजती है सामने। एक और हम कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी परिपक्व हो रही है, मजबूत हो रही है, और दूसरी तरफ ये छोटी छोटी चीजें निश्चित तौर पे दीमक की तरह हमारी इस डेमोक्रेसी को हिला रही हैं। इसका प्रभाव तो संजय जी, इस बार का चुनाव क्या इन्हीं सब बातों पर होकर रह गया क्या? बहुत दिख रहा है। अब तो 6 फेज हो चुके हैं। 6 के 6 चरणों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज घूमती रही है और वो डोमिनेट करती रही है, और उसका इफेक्ट मैंने आपको बताया। ये बात सब जग निहित है, सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि ध्रुवीकरण हुआ है इस देश में, ध्रुवीकरण हुआ है। मुस्लिम हिंदू की डिवाइड भी की गई है, ये बहुत डेलिबरेटली की गई। कहां जाएंगे ये? डेलिबरेटली की है, हम लोग कहां जा रहे हैं? क्या हम एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? डेलिबरेटली किया गया है। मैं इनकी बात का जवाब देती हूं। दोनों पक्षों के लिए, दोनों पक्षों के लिए ये एक बहुत बड़ा अहम बिंदु है। हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये टर्निंग पॉइंट है, मेरा मानना है। अगर आज हम नहीं सुधरे और आज हमने अपनी इस डेमोक्रेसी को ज्यादा परिपक्व बनाने का प्रयास नहीं किया, तो इसका रिजल्ट बहुत खराब होगा हमारी कमिंग जनरेशन। कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी मैं जवाब देना चाहती हूं। नीतू डबास अपनी बात लेके सर आ रहा हूं। बहुत सवाल उठाए कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी और आपने भी उठाए। मैं वो समय याद दिलाना चाहती हूं जब कांग्रेस जब सरकार में थी तो किस प्रकार की योजनाएं आती थी। इस वर्ग के लिए इतनी योजनाएं, इस वर्ग के लिए इतनी योजनाएं। पहली बार आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मैं बताती हूँ। मुसलमानों के लिए, वर्ग के लिए अलग से यहाँ पर स्कूल बनाए जाएंगे। आप इस देश में कांग्रेस ने ये शुरू किया कि इस वर्ग के लिए इतनी योजनाएं, उस वर्ग के लिए। इस देश में पहली बार ये हुआ है, पहली बार ये हुआ है कि अगर यहाँ पर शौचालय किसी के घर तक पहुंचे हैं तो वो घर किसका है ये पूछकर नहीं बनाया जाता। या बैंक अकाउंट खुलवाए जाए तो किस बैंक से सरकार ने चलाई है और सब पे रीपैकेजिंग करके मोदी की फोटो चिपकाई है। वो हिंदू का है कि मुसलमान का है कि वो दलित का है, किसका है? पहली बार हुआ है कि यहाँ पर 10% आरक्षण लेके आए। ये नहीं कहा था कि इसमें किस वर्ग के लिए है, ये पहली बार हुआ है। और आप लोगों को ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपकी
जमीन यहाँ पर खिसक चुकी है और कई राज्यों में तो अस्तित्व ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा होती रही, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार भी आप उसी को देखना चाहते हैं टैलेंट से, तो आप देखिए ना विवेक, आप नीतू जी जो कह रही है नरेंद्र जी, और ये रवैया जो रवैया है नीतू जी कांग्रेस आपकी का बात पूरा समझ देश देख रहा है। नीतू जी आपकी बात समझ गया। विवेक जी आऊंगा। नीतू जी सिर्फ मुझे बता दीजिए, साध्वी प्रज्ञा में आपको क्या गुण दिखे कि उनको टिकट दिया गया? वो आतंकवादी है, पता लग जाएगा, आरोपी है। साध्वी प्रज्ञा जैसी असीमा जिनके खिलाफ जो आतंकवादी है, साध्वी प्रज्ञा डिस्चार्ज बेल पे है, वो डिस्चार्ज नहीं करा और वो आरोपित है। चलिए घरेंद्र जी, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं आतंकवादी है। घरेंद्र जी ठीक है, एक बात सुनिए घरेंद्र जी, उनका कहना साफ साफ ये है कि आप लोगों ने वर्ग विशेष को आगे रखते हुए कहीं ना कहीं अपने ढंग से पोलराइजेशन करने की कोशिश की। हमने सबका साथ सबका विकास रखा। उन्होंने कहा गैस की अगर सिलेंडर पहुंचे तो सबके घर पहुंचे, बिजली पहुंची तो सबके घर पहुंची। हमने कहीं कोई तफरीक नहीं करी और इसमें सीधे सब लोगों को फायदा पोलराइजेशन आपने किया। क्या बीजेपी चाहती है कि रिजर्वेशन हटा दें? 5 साल में आप बिना वजह मुद्दों को यहाँ पर लाकर उसको अपने तरीके से पेश करने की कोशिश कीजिए। आखिरी मिनट है, रिजर्वेशन हटे। मेरे पास आखिरी मिनट है, जल्दी जवाब ले लीजिए। 10 सेकंड में अपनी बात जल्दी अपनी बात रखिए। मैं प्रोफेसर साहब से 5 साल में किसका साथ और किसका विकास हुआ देश ने देखा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी सरकार बनेगी, देश ने देखा है और तभी जो है कांग्रेस की रैलियों में मोदी के नारे लग रहे हैं। पूरे देश में मोदी वेव चल रही है और लोग वोट कर रहे हैं। 23 मई को भी दिखाई दे जाएगा। मुझे तो हैरानी है कि कांग्रेस के प्रवक्ता उस दिन 23 तारीख को चुनाव टीवी के डिबेट्स में पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी करेगी। वो तो कह रही है कि आप लोग टीवी के डिबेट में पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। 72,000 रुपए हर गरीब को मिलेंगे। गरीब का यही 72,000 प्रोफेसर साहब जल्दी से फाइनल कमेंट आपका पैसे दो, वोट बटोरो, गायब हो जाओ। ये सारी पार्टियां उसका जब तक ये सारी पार्टियां बैठ में क्या है इमरान जी की आज जो भारतीय राजनीति है वो यथार्थवादी रवैये पे चल रही है। तो ऐसे में जो हमारी संसदीय राजनीति है इस पर क्षेत्रीय राजनीति हावी हो चुकी है। कैसे, किसको वोट दिया जाएगा, किसको टिकट दिया जाएगा, कहने का मतलब ये है कि आदमी का बैकग्राउंड क्या होगा, तो व्यक्तिवादी विशेष चीजें होती जा रही हैं। इस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा और इन सबका जो मूल कारण है वो यही है कि अशिक्षा है। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक मैं एक बार आप पिक्चर पे रिपीट किया था, फिर कह रहा हूं, कोई नेहरू को बेचेगा, कोई गांधी को बेचेगा, कोई धर्म को बेचेगा, कोई जाति को बेचेगा और लोग बेचेंगे और ये जनता अशिक्षित है, ये ताली लगाएगी। इसलिए इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ध्यान रखना होगा कि ये 21वीं शताब्दी में किस भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।